आपको सिग्नल देगा कि आगे क्या होने वाला है, और ये अब तक मिड ऑफ द मार्च तक क्लियर हो चुका है। आगे पिक्चर यही क्रिएट कर रहा है कि अप्रैल मई ये जो आने वाले अपकमिंग 2 मंथ्स हैं, ये 2026 के वो हिस्टोरिकल मंथ्स होंगे जिसमें आप बुध जो प्लैनेट है वो शेयर मार्केट को डायरेक्टली ग्लोबल वॉर्स, टैरिफ्स एंड जितनी भी आप सिम्टम्स देखेंगे तो वो जो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो आईटी एक्सपोर्ट है वो। दूसरा रीजन ये है इंडिया के लिए जो CNXIT डाउन हो रहा है वो है, अगर आप आने वाले 2 महीने में सिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको 3 मूल मंत्र दूंगा। नंबर तो प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से एफएमसीजी स्टिल ऑन अ ग्रोथ पाथ। जब तक लोग पैसा खर्च करने के लिए रेडी होंगे ही नहीं तब तक FMCG सेक्टर। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, अप्रैल में PSU बैंक्स वर्सेस प्राइवेट बैंक्स, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा या दोनों गिरने वाले हैं? प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपको रिटर्न वाइज, और अगर किसी का मून राहु ये 2 प्लैनेट अगर किसी के डिस्टर्ब है तो उनको तो बिल्कुल भी। लेट्स लुक एट डिफेंस एंड PSU। अब इन्वेस्ट करना चाहिए अप्रैल में? कि देखिए मार्केट जब चलती है तो सारे सेक्टर उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो पिछले 8-10 दिन में डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्टर के पास अप्रैल में फ्रेश कैश हो तो टॉप 3 फोकस एरियाज क्या होने चाहिए? नमस्ते राजा जी, वेलकम बैक। कैसे आप सर? नमस्कार श्रुति जी, मैं बहुत बढ़िया एकदम। हम अप्रैल में आ चुके हैं और हम अप्रैल का स्टॉक मार्केट का एनालिसिस देखने वाले हैं। तो मार्च का महीना जो था बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, वो इस वजह से क्योंकि एक्चुअली स्टॉक मार्केट ने तो पूरा क्रैश कर दिया है। अभी लोगों के लिए शायद वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए, लेकिन इट्स बीन अ डिजास्टर मंथ फॉर पीपल हु बॉट एट अ सर्टेन लेवल। तो पहले सर, आपको क्या लग रहा है अप्रैल में ओवरऑल मूड क्या है, और अभी भी डाउनफॉल दिखाई दे रहा है क्या? देखिए सबसे पहले तो मैं मार्च से स्टार्ट करूंगा क्योंकि एट प्रेजेंट टुडे जो कि एक आज हम शूट कर रहे हैं अभी भी हम मार्च में ही है, मिड ऑफ मार्च में है, 12 और 13 मार्च के अराउंड। और मैंने फरवरी में भी कहा था कि मार्च जो होएगा वो सिग्नल करेगा कि आगे होना क्या है। मार्च अपने आप में ये ट्रिगर करेगा कि आगे मार्केट कैसी रहेगी। तो मार्केट नेवर क्रैश सडनली, दे वार्न यू फर्स्ट। और सेम ऐसा प्लैनेटरी पोजीशन के साथ भी होता है। प्लैनेटरी पोजीशन कभी भी एक बार में आपका अच्छा नहीं करती और सडनली आपका बुरा भी नहीं करती, वो कुछ ना कुछ सिग्नल्स जरूर देती है। तो मार्च, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस पॉडकास्ट, कि प्लैनेटरी मूवमेंट इज सेंडिंग यू सिग्नल्स दैट इन्वेस्टर शुड नॉट इग्नोर। तो वही सिग्नल्स मैं कंटिन्यू करूंगा इस वाले पॉडकास्ट में, क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के पॉडकास्ट में दूंगा कि हिस्टोरिकली जितने बड़े बड़े क्रैश हुए हैं, इट मे बी 1865 से लेके 1865 से लेके, अगर मैं 2008 और उसके बाद में कोविड का क्रैश की 2018 की बात करूं, 2020 की बात करूं, तो उस वक्त जो प्लैनेटरी पोजीशन बनी थी जिसके अंदर मेजरली मरकरी, सन, सैटर्न, मार्स एंड राहु, ये 5 प्लैनेट, कहने को ये कहा जाएगा कि आपने तो कोई प्लैनेट छोड़ा ही नहीं, बट मैं हमेशा कहता हूं कोई सिंगल प्लैनेट कभी भी किसी इवेंट को ट्रिगर नहीं करता, देयर आर मल्टी कॉम्बिनेशंस। तो ये 5 प्लैनेट्स जो हिस्टोरिकली 1865 की बात कर लीजिए आप, 1992 की बात कर लीजिए आप, 2004 की बात कर लीजिए, 2008 की बात कर लीजिए या 2020 की बात कर लीजिए, इन बड़े जब मेजर क्रैश हुए हैं, डबल डिजिट जो क्रैश हुए हैं, उस वक्त जो प्लैनेटरी पोजीशन बनी है वो अप्रैल में बनने जा रही है। तो आई सपोज कि अप्रैल में ये जो आने वाले अपकमिंग 2 मंथ्स हैं, ये 2026 के वो हिस्टोरिकल मंथ्स होंगे जिसमें आप मेजर मार्केट करेक्शन, मार्केट मूवमेंट मेजर देख सकते हैं। तो आप मुझे बोल रहे हैं कि 1860, ओके, लेट्स लुक एट दिस। पहले कभी ऐसे प्लैनेट्स मर्ज हुए हैं? क्योंकि आप 2004 2008 की बात करें तो तब ये फॉर्मेशन हुआ था। एग्जैक्टली 1865 में ये फॉर्मेशन हुआ था।
1992 में भी ये फॉर्मेशन हुआ था, 2004 में भी ये फॉर्मेशन हुआ था, 2008 में भी ये फॉर्मेशन हुआ था एंड 2020 में भी ये फॉर्मेशन हुआ था। अब जब आप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में मैं हमेशा करता हूं कि कभी भी दो और दो चार नहीं होते, देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशन। अब अगर एस्ट्रोलॉजी में कहा जाएगा कि मरकरी, बुध जो प्लेनेट है, वो शेयर मार्केट को डायरेक्टली रेगुलेट करता है, और मरकरी अगर मैं कहूं कि वो पीड़ित है, खराब है, तो उसके खराब रहने के एक कोई सिंगल सिम्टम नहीं होगा या सिंगल रीजन नहीं होगा, देयर आर वेरियस रीजन। ये उसी तरीके से अगर मैं लेथर्जिक फील कर रहा हूं, अगर मैं लेजीनेस फील कर रहा हूं, थोड़ा सा बीमार फील कर रहा हूं, तो उसके पीछे बहुत रीजन हो सकते हैं। हो सकता है मेरी मानसिक स्थिति खराब हो सकता है मेरे मूड स्विंग्स हो सकता है कि सीजन में चेंज हो या मुझे कोई बीमारी हो। तो कोई भी प्लेनेट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खराब होता है। बट ये जरूर है, ये जो मैंने आपको 5 प्लेनेट बताए हैं, जब भी इनका कॉम्बिनेशन बनता है जो हिस्टोरिकली इन ईयर्स में बने हैं, तो मार्केट के अंदर एक अच्छी करेक्शन देखने को मिलती है, 15% प्लस की करेक्शन देखने को मिलती है। तो ये करेक्शन आप अगर इन ईयर्स की, इन मंथ्स की हॉरोस्कोप देखेंगे, और जो जनरली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊं, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन और है कि इन सब के अंदर जो प्लेनेटरी मूवमेंट हुई है, वो जो हिंदी का बैसाख मंथ होता है उसके अराउंड हुई है, जब सूर्य जो है दूसरी और तीसरी राशि के बीच में सर्कुलेट होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप इसे स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अप्रैल आने में एक इसकी हैपनिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि आज जब हम शूट कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर अपने हाई लेवल से 26,375 का जो इसका हाई है निफ्टी का, वहां से मार्केट 23,300 तक क्रैश हो गया, लगभग लगभग 11-12% की इसमें करेक्शन आ चुकी है। एंड आई फर्दर बिलीव कि यहां से, और मैं हमेशा कहता हूं एस्ट्रोलॉजी आपको एक ट्रिगर पॉइंट देती है। देखिए, जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी तो कोई शेयर मार्केट या ऐसी कोई बिजनेस ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी जब ये शास्त्र बनाए गए थे। तो एस्ट्रोलॉजी हमेशा आपको ट्रिगर पॉइंट देती है, अभी आपको हिस्टोरिकली अपने एक्सपीरियंस से उनको यूज करना है। तो मैंने हिस्टोरिकली देखा है, जब भी मार्केट 11-12% यानी डबल डिजिट के अंदर एंटर करती है, जब भी उसका डाउनफॉल होता है, तो वहां से वो नेक्स्ट 5 to 8% ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा और इमीडिएट रखती है। तो ये सारी सिचुएशन बन रही है, मार्केट आज की डेट में 12% डाउन है, हिस्टोरिकल प्लानिटरी मूवमेंट दोबारा रिवाइज हो रही है, ग्लोबल वॉर्स, टैरिफ्स एंड जितनी भी आप सिम्टम्स देखेंगे तो वो सारा प्लानिटरी मूवमेंट के इर्द गिर्द है। और ये सिग्निफाई कर रहा है कि राइट नाउ मैसेज इज टोटली क्लियर, दिस इज नॉट द टाइम फॉर अग्रेसिव लॉन्ग टर्म बाइंग, पेशेंस में रिवॉर्ड इन्वेस्टर विद सिग्निफिकेंटली बेटर एंट्री लेवल्स। तो अपने बेटर एंट्री लेवल के लिए वेट कीजिए एंड जो डिप्स आ रहे हैं उसका आप यूज कीजिए। तो आपको क्या लग रहा है? आपने बोला 26 to 23 तो हो गया है, तो 23 के नीचे जाएगा तो क्या ये 21 को पहुंच सकता है? मुझे तो 21 ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये 20,000 के आसपास, देखिए निफ्टी जब भी ट्रेड करता है तो इसमें कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो 23,000 एक इमीडिएट सपोर्ट था, 23,500 के लगभग, जो आज ब्रेक हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 22,200-300 के आसपास है। तो 22,200-300 के पास आके मुझे लगता है कि वहां से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आएगा 500 से 600 पॉइंट का निफ्टी में। बट अल्टीमेटली अप्रैल के अंदर मुझे लगता है कि निफ्टी समवेयर 21,000 या 21,000 से 21,500 अराउंड आपको लेवल्स देखने को निफ्टी में मिल जाएंगे। एंड अगर मैं 2026 के बॉटम की बात करूं, जो पर्सनली मुझे लगता है, वो मुझे लगता है कि समवेयर 19,500 और 20,000 तक भी निफ्टी मुझे लगता है कि जा सकती है। वाओ। um ओके, तो आई एम इन अ बिट ऑफ अ शॉक, क्योंकि इन इन सम वेज मुझे बहुत बुरा लगता है जिन लोगों ने इधर सोचा कि बॉटम आउट हो गया है, या फिर उसने थोड़ा ऐसे स्टेज पे लिया होगा जैसे कि 25,000 और अब नीचे गिर रहा है। सो I guess for them it's a buying opportunity and averaging things out. But let us look at April itself. You're saying April में 21 reach हो सकता है and go even below that. Yes, may touch 21,000 or 21,500. Okay, understood. तो I suppose people will next ask me कि क्या 21,500 में अप्रैल में पहुंच जाएगा, तो क्या मई में और फर्दर डाउन्स हो गए? लेकिन वो हम मई में पॉडकास्ट अप्रैल का जो हम करेंगे 4 मई विल डिस्कस इट देन। अब अगर आप कंपैरिजन में देखें
जो हमने बेसिकली मार्च में देखा है वो तो ट्रेलर ही है, इसका मतलब यही हुआ ना? एग्जैक्टली देखिए मार्च में जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में कहा था जो फर्स्ट वीक है वहां पर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा बट थोड़ा सा कंसोलिडेटेड रहेगा बाजार। तो जैसे आपने बुलियंस में देखा, हालांकि हम उसकी विशेष चर्चा बुलियंस वाले चैप्टर में करेंगे, बट बुलियंस आप देखिए मैंने कहा था कि कंसोलिडेट ही रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी फर्स्ट हाफ के अंदर, और सेकंड हाफ में मार्च में जो है बुलियंस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब सेम ऐसी स्टॉक्स की भी बात करूं तो स्टॉक्स मैंने कहा था कि मार्च जो है आपको सिग्नल देगा कि आगे क्या होने वाला है, और ये अब तक मिड ऑफ द मार्च तक क्लियर हो चुका है कि मार्च जो आगे पिक्चर यही क्रिएट कर रहा है कि एक मेजर क्रैश देखने को मिल सकता है। एंड श्रुति जी आपने कहा कि बहुत ज्यादा एक फीलिंग होती है कि जिसने खरीद लिया है या जो आज की डेट में ही मार्केट में एंटर करा है, फ्रेश इन्वेस्टर है, वन टाइम इन्वेस्टर है, या फिर आज तक उसने कभी बाजार में प्रवेश ही नहीं किया था, इसी दौरान उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, तो मैं सिर्फ सिंपली एक चीज कहूंगा, बाजार नीचे जाके ठहरने वाला नहीं है। यहां मैं आपके साथ में एक और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। 2008 के अंदर मार्केट 50 से 60% गिरी थी, 50 टू 60% मार्केट क्रैश हो गया था, बट वहां से 400% मार्केट 2 साल के अंदर राइज कर गया था। तो देखिए कभी भी जब बाजार गिरता है, जब भी बाजार के अंदर 20 से 25% की करेक्शन आती है, तो मैं हमेशा कहता हूं ये वही टाइम है जब शेयर पीछे जा रहा है, लंबी छलांग मारने के लिए तैयार हो रहा है। तो पैनिक मत होइए, पैनिक के अंदर अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो को चर्न मत करिए। अच्छे स्टॉक का अगर आपने सिलेक्शन कर रखा है, ब्लू चिप स्टॉक का सिलेक्शन कर रखा है, अच्छे इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनके अंदर पोटेंशियल है, तो आप इस दौरान थोड़ा सा वेट करिए। थोड़े से का मेरा मतलब ये नहीं है कि 1 और 2 मंथ, इट मे टेक 6 मंथ्स टू 1 ईयर टू कम बैक टू देयर प्रीवियस लेवल, और फिर वहां से आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। सर आपको लग रहा है ये पैनिक सेलिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर एंड एवरीथिंग, या फिर हाइप ये लोगों ने जो केओस की है, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वॉरेन बफे वगैरह वो सब बोल रहे हैं कि ये क्रैश होने वाला है? इज इट दैट टाइप ऑफ हाइप और इज इट अ पैनिक सेलिंग हाइप? व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली में? देखिए अगर मैं वैसे हम उसे आगे सेक्टर वाइज चर्चा करेंगे, बट अगर मैं एक ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो मार्केट के अंदर जो बिग प्लेयर्स हैं उनके पीछे ही नॉर्मली एक छोटा इन्वेस्टर चलता है। हाँ। बट अगर मैं बिग प्लेयर्स की बात करूं तो वो एक सोची समझी यहां पर एक प्लानिंग चल रही है। एंड पैनिक सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो पैनिक सेलिंग अभी तक तो ट्रिगर मार्केट में करी नहीं है, वो मुझे लगता है कि मार्च के जो एंड का वीक है वहां पर पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा। पैनिक सेलिंग का मतलब होता है जब बाजार सिंगल डे के अंदर डबल डिजिट क्रैश कर जाए, 12%, 15%, 20%, दैट इज अ पैनिक सेलिंग। अभी जो है वो जो समझदार इन्वेस्टर है, जो एक, चाहे आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह लीजिए या एक जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो मार्केट से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे जो फॉलोअर्स आएंगे, दैट विल बी कॉल्ड पैनिक सेलिंग। तो जो अभी आनी बाकी है मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है प्लेनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग, वो आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है मार्च एंड में। अंडरस्टूड। अब हम सेक्टर्स देखेंगे। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, अप्रैल में पीएसयू बैंक्स वर्सेस प्राइवेट बैंक्स, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, या दोनों गिरने वाले हैं, और अगर गिरने वाले तो कौन ज्यादा गिरने वाला है? अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो इंडिया के अंदर बैंक निफ्टी से इसको एनालाइज किया जाता है, जो कि 62,000 से ऑलरेडी 54,000 पे आ चुका है। ऑलमोस्ट उसके अंदर 12 से 13% का कट ऑफ देखने को मिल चुका है, 8 से 9,000 पॉइंट वो डाउन है। बट हमेशा मैं कहता हूं बैंकिंग सेक्टर जो होता है वो हमेशा लीड करता है। मार्केट अगर गिरेगी तो वो प्रोपोर्शनली गिरेगा, और मार्केट अगर बढ़ेगी तो वही फर्स्ट सेक्टर होता है जो प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। अब बात आती है कि पीएसयू सेक्टर या फिर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, तो यहां पर मैं स्टॉक वाइज आपको कोई राय नहीं देना चाहूंगा, बट मैं यही कहूंगा कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर को चूज कीजिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपको रिटर्न वाइज आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगा, क्योंकि उनके अंदर करेक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा आया है। तो वो आपको अगर डिप्स पे मिलेंगे तो वो आपको एक मैं ये कह सकता हूं कि और आपको हफ्ते 10 दिन बाद या अप्रैल फर्स्ट वीक में मिड में आपको एक थ्रो अवे प्राइजेस पे मिल सकते हैं, जो कि आपका एक से 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा सिलेक्शन हो सकता है। राइट, सो प्राइवेट बैंक्स विल गिव यू मोर रिटर्न्स। ओके, और जब हम आईटी और टेक को देखते हैं, अब आईटी और टेक हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं इट्स नॉट जस्ट अ करेक्शन, दिस आईटी जो हम बोल रहे हैं वो सेक्टर चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई।
क्या आप इस वजह से क्या आप इस बात पर एग्री करते हैं? और अगर ये केस है तो क्या आईटी और गिरेगा बिकॉज ऑफ पैनिक सेलिंग एंड आल्सो द सेक्टर एडजस्टमेंट फॉर एआई? आर वी लुकिंग एट अ मच larger crash than other stocks or other sectors? आईटी तो देखिए सबसे ज़्यादा गिरा है, 40% तक आईटी डाउन आ चुका है। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, जो इंडिया का सीएनएक्स आईटी इंडेक्स है 46,000 से लेके 29,000 तक वो आके और अभी भी उसमें कॉन्टिन्यूस एक सिंगल डे फॉल्स जो हैं वो 2 से 3% के सिंगल डे फॉल आ रहे हैं। और इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है, जैसे कि पहले एक डॉट कॉम बबल हुआ था, दैट इज़ ऑल्सो एन आईटी रीज़न। और अगर मैं अब कहूँ तो आईटी के अंदर जो मेजर बदलाव आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू ग्लोबल प्रेशर जो कंट्रीज के बीच में है। जो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो आईटी एक्सपोर्ट है उससे अफेक्ट कर रहा है। दूसरा रीजन ये है इंडिया के लिए जो सीएनएक्स आईटी डाउन हो रहा है वो है एआई। एआई इज वेरी एक ह्यूज रीजन जिसकी वजह से सारा आईटी सेक्टर ये एक प्रेशर में है अपना सारे सिस्टम को बहुत स्पीडली चेंज करना और एआई को अडेप्ट करना। तो दिस इज अ मेजर रीजन जो एक ग्लोबल वॉर के चलते हमारा एक्सपोर्ट अफेक्ट हुआ है। सो जिसके चलते 37-38% आई गेस आईटी सेक्टर डाउन है। तो मैं यही कहूंगा कि आईटी सेक्टर के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो पेशेंस जरूरी है। और फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू एट दिस लेवल आईटी सेक्टर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ से मुझे लगता है कि 10 to 15% का मोर करेक्शन आ सकता है। और अगर मैं सीएनएक्स आईटी इंडेक्स की बात करूं तो मैं उसे अभी जो समवेयर 29,000 होगा, आज 13 मार्च की हम बात कर रहे हैं तो 29,000 अप्रोक्स होगा। यहां से मुझे लगता है कि 25 से 26,000 तक और आईटी इंडेक्स जो है इंडिया का वो डाउन हो सकता है। वाओ, बिग फॉल्स हियर। अब फार्मा और हेल्थ के, अप्रैल में फार्मा और हेल्थ के में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अभी वॉर भी चल रहा है तो लोगों को फार्मा, आई वुड सी फार्मा एंड हेल्थ के इंक्रीजिंग। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली आई वांट टू नो फ्रॉम यू, वी आर नॉट इन अ फुल स्केल वर्ल्ड वॉर, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए गिरती मार्केट में हमेशा वो कहते हैं ना कि कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ कैन बी अ डेंजरस थिंग। बट जब बात फार्मा की होती है, डिफेंस सेक्टर की होती है, तो जब भी मार्केट गिरता है, जब भी ग्लोबल टेंशन होती है, तो ये दो ऐसे सेक्टर हैं जो बढ़िया करते हैं। तो आप चाहे सीएनएक्स फार्मा को देख लीजिए, सीएनएक्स डिफेंस को देख लीजिए। तो ये जो डिफेंस सेक्टर फार्मा ये दोनों अच्छा कर रहे हैं। फार्मा पे मैं बुलिश हूँ। फार्मा एक अच्छा एक फिलहाल अगर मैं लास्ट 1 मंथ की बात करूं तो जहां मार्केट 10% गिरा है वहां पर फार्मा सेक्टर एक कंसोलिडेट वे में रेंज बाउंड होके चल रहा है। बट आगे मुझे लगता है ये बुलिश है। तो फार्मा के लिए सिर्फ मैं एक ही चीज कहूंगा, बाय ऑन डिप्स। ये स्ट्रेटेजी जो है काम कर सकती है। तो जितना आपको डिप मिले वहां पर आप बाय करती जाइए। बट फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ह्यूज बाइंग या फिर बहुत एक मतलब आपको अगर एकदम से करेक्शन सिंगल डे करेक्शन मिले तो ये नहीं है कि आपको एक पोर्टफोलियो का 25-30% अमाउंट फार्मा के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मैं नहीं कहूंगा। सर, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर, अब दोनों सेक्टर्स थोड़ा अलग अलग हैं, लेकिन रियल एस्टेट अभी जहाँ पे मैं हूँ बात सुनाई दे रहा है कि ये जो सब मिडल ईस्ट की टेंशन जो चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में प्राइसेस आर गोइंग टू स्टार्ट कमिंग डाउन रियल एस्टेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी अब ऊपर जा रहे हैं हमारे। हमारा इन्फ्लेशन हैज गॉन वेरी हाई, इज गोइंग वेरी हाई बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस एंड एवरीथिंग। तो अगर हम ये दोनों सेक्टर देखें, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको क्या लग रहा है अप्रैल में हम गेन्स देखेंगे या लॉस? नहीं, रियल एस्टेट को तो मैं अगर इंडियन मार्केट की बात करूं पहले, फिर मैं ग्लोबल पे आऊंगा। इंडिया के अंदर मैं सिर्फ मार्च और अप्रैल ही नहीं, एंटायर 2026 मैं रियल एस्टेट के लिए बेरिश देखता हूं। मुझे नहीं लगता कि 2026 में रियल एस्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। देखिए श्रुति जी, होता क्या है कि रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जब मार्केट के सेंटिमेंट्स एकदम पॉजिटिव होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हैंडसम होती है, यानी कि रियल एस्टेट को ऑलरेडी एक बहुत मार्वलस सिचुएशन चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए ग्रो करने के लिए। टेंशन के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर कभी भी ग्रो कर ही नहीं पाता। तो अगर मैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे जितने भी रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं उनकी बात करूं, ये बात बिल्कुल सही है कि
गल्फ कंट्रीज के अंदर जो खासकर दुबई, जिसको एक रियल एस्टेट में सबसे वन ऑफ द मार्वलस कंट्री माना जाता है, उसके अंदर इतना पैनिक आ गया। और आज सुबह मैं न्यूज़ सुन रहा था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी एंड सिटी बैंक ने वहां पे एम्प्लॉयज को ये बोला है कि भैया आप या तो वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए या फिर आप किसी और कंट्री ट्रांसफर लेना चाहते तो आप वो ले लीजिए। दे आर शटिंग डाउन देयर बैंक्स इन दुबई। दुबई जैसी कंट्री के अंदर अगर बैंक्स शट डाउन कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग सिग्नल कि वहां का रियल एस्टेट की क्या पोजीशन होगी। और इंडियन रियल एस्टेट जो है अभी तक इतना इंडेक्स वाइज कंसोलिडेट नहीं हो पाया है, इतनी ट्रांसपेरेंसी उस पर नहीं है कि हम ये अंदाजा लगा सकें कि गुड़गांव सिटी के, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर अगर इंडेक्स फॉल हुआ है तो क्या प्रॉपर्टी के प्राइस भी फॉल होंगे कंपैरेटिवली। तो बट अगर मैं रियलिटी स्टॉक्स की बात करूं तो डेफिनेटली मैं उन पे बहुत ज्यादा बेरिश हूं। मुझे नहीं लगता कि अप्रैल के अंदर वो अच्छी उनमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ना ही मैं रियलिटी स्टॉक पे ये सजेस्ट करूंगा कि बाय ऑन डिप्स, कि अगर अब मार्च में 5 से 10% की करेक्शन आती है तो भी आप उस पर बाय कीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट स्टॉक्स जो है उनका बॉटम लेवल मैं पर्सनली अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूं कि यहां से कितना उनमें करेक्शन आ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उससे थोड़ा सा दूरी रखें, और किसी ने अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो वेट करना चाहिए। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि यहां से निकल के दूसरे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है और वहां पर उन्हें अच्छा रिटर्न मिल जाएगा तो दे शुड शिफ्ट। और इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन में हमेशा इंडिपेंडेंटली देखता हूं, मैं उसे सिर्फ मेटल के साथ में देखता हूं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है मेटल की डिमांड पे डिपेंड करता है। और अगर मैं मेटल, सीएनएक्स मेटल की बात करूं तो वहां थोड़ी बहुत करेक्शन जरूर आई है, बट वहां पर बुलिशनेस अब नजर आती है। तो जो भी स्टॉक्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि अगर मैं एल को ले लूं या ये बीएचईएल को ले लूं, तो ये जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर मुझे पोटेंशियल नजर आता है। तो जैसा मैंने रियलिटी के लिए कहा कि उनसे दूर रहना चाहिए, ऐसा मैं ये कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स के लिए नहीं कहूंगा। वहां पर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको डिप्स पे बाय कर लेना चाहिए, वहां आपको रिटर्न रियलिटी के कंपैरेटिवली अच्छा मिल सकता है। ओके। ऑटो और ईवी? ऑटो सेक्टर के अंदर देखिए करेक्शन आई है, बट ऑटो सेक्टर जो है, जितना ग्लोबल टेंशन है या जो भी इंडिया की पोजीशन सिचुएशन राइट नाउ क्रूड ऑयल को बेसिकली लेके अगर मैं कहूं, तो ऑटो सेक्टर कभी भी उससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो ऑटो सेक्टर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, अगर जो इनपुट पार्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं मेटल के अंदर देखूं बहुत ज्यादा प्राइस हाइक हो रहा है, और अगर मैं इंपोर्ट ड्यूटी पे देखूं अगर वहां पर कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है तो ऑटो सेक्टर की सेल पे जरूर इफेक्ट मिलता है। बट एट प्रेजेंट मार्केट के साथ नो डाउट ऑटो सेक्टर भी 15-16% डाउन हुआ है। सीएनएक्स अगर ऑटो की बात करूं तो लगभग 29,000 से 24,000 तक वो डाउन आ चुका है। बट मैं यही कहूंगा कि ऑटो सेक्टर इज बैंडिंग बट नॉट ब्रेकिंग। तो ऑटो सेक्टर के अंदर आप जो है डिप्स पे बाय कर सकते हैं, और मुझे ये लगता है कि ऑटो सेक्टर में पोटेंशियल है। यहां से अगर निफ्टी 10 से 15% क्रैश होता है तो ऑटो सेक्टर में मेरे को सिर्फ 5 से 6% की करेक्शन और लगती है। तो यहाँ पर आप एवरेज उसके अंदर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। अब मुझे एफएमसीजी के बारे में जानना है। ये सब कितना इम्पैक्ट होगा एफएमसीजी और इन्फ्लेशन पे? हमारा, एज आई सेड, इन्फ्लेशन तो ऊपर जा रहा है, सो वी आर बीइंग इम्पैक्टेड। अभी तक हमने यही सोचा है कि एफएमसीजी इज गोइंग टू डू वेल, तो प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से एफएमसीजी स्टिल ऑन अ ग्रोथ पाथ? प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से श्रुति जी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कहा था कि हिस्टोरिकल जो प्लानिटरी पोजीशन बनी है वही दोबारा बनी है। तो हिस्टोरिकली मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी बुध को शनि देखता है तो मार्केट के अंदर डाउनफॉल आता है। जब भी सूर्य और राहु का एस्पेक्ट होता है किसी भी तरीके से तो मार्केट में डाउनफॉल होता है, और जब मरकरी एंड मार्स का भी किसी भी तरीके से रिलेशन बनता है तो भी मार्केट में बहुत डाउनफॉल आता है। तो यही सिचुएशन, जैसा कि मैंने बोला, कि नेक्स्ट मंथ बन रही है। अब बात जो एफएमसीजी सेक्टर की आ रही है, तो आईटी के बाद एफएमसीजी सेकंड सेक्टर है जो बहुत ज्यादा डिप हुआ है। 25% तक एफएमसीजी सेक्टर डाउन हुआ है, यानी कि निफ्टी जो है, मार्केट जो है 11-12% गिरा है और एफएमसीजी ऑलरेडी 25% तक गिर चुका है। और एफएमसीजी सेक्टर को मैं सिर्फ एक सेक्टर नहीं देखता, मैं ये देखता हूं कि वो उस देश की जो हम कहेंगे उसकी कंजम्पशन कैपेसिटी को बताता है।
कि वहां पर रहने वाले लोगों की कितनी कैपेसिटी है खर्च करने की। यानी एक एफएमसीजी सेक्टर ये भी आपको बताता है कि वहां के लोग का लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो रहा है, पर कैपिटा इनकम इंप्रूव हो रही है, या वो रिड्यूस हो रही है, या वो कंजर्वेटिव मोड पे जा रहे हैं। तो एट प्रेजेंट जो एफएमसीजी सेक्टर को देख के यही लग रहा है कि पीपल आर शिफ्टिंग देयर माइंड टू कंजर्वेटिव मोड। वो पैसे को होल्ड करना चाह रहे हैं क्योंकि मार्केट से ऑलमोस्ट मोर देन डबल एफएमसीजी में करेक्शन देखने को मिली है। तो और जब ये सिनेरियो बनता है तो हिस्टोरिकली मैंने ये देखा है कि एफएमसीजी के अंदर और करेक्शन आती है। जब तक लोग पैसा खर्च करने के लिए रेडी होंगे ही नहीं, तब तक एफएमसीजी सेक्टर ग्रो कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट एफएमसीजी सेक्टर को मेरी सजेशन नहीं है उसमें इन्वेस्ट करने की, और आई वोंट सजेस्ट कि ये एक नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर एफएमसीजी सेक्टर को बहुत अच्छा ग्रो करेगा। लेट्स लुक एट डिफेंस एंड पीएसयू। अब इन्वेस्ट करना चाहिए अप्रैल में। डिफेंस शायद इज वन सेक्टर probably on the rise and I don't think it has gone down. डिफेंस सेक्टर में कोई बहुत मेजर डाउनफॉल नहीं आया। हालांकि देखिए मार्केट जब चलती है तो सारे सेक्टर उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो पिछले 8-10 दिन में डिफेंस सेक्टर के अंदर थोड़ा सा माइल्ड करेक्शन देखने को मिली है, जो कि डिफेंस सेक्टर का रोल उसमें नहीं है, वो सिर्फ मार्केट उसे नीचे डाउन लेके गई है। और अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो इंडिया ने तो डिफेंस सेक्टर में 2025 से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो डिफेंस सेक्टर को लेके मैं बहुत बुलिश हूँ। डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। देयर इज ए ह्यूज ग्रीन सिग्नल फॉर डिफेंस सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर। तो वहां पर अगर आप बाइंग चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। सर अब हम देखेंगे फंड्स, एसआईपीज एंड थिंग्स अराउंड दैट। तो अगर अप्रैल में लोगों को निफ्टी इंडेक्स फंड में या सेंसेक्स फंड एसआईपी करना चाहते हैं लोग, इज इट अ गुड टाइम राइट नाउ या लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए अभी? तो देखिए अगर कोई भी पर्सन सिप में इन्वेस्ट करना चाहता है या सिप उनकी ऑनगोइंग चल रही है तो मैं उनके लिए 3 ही मूल मंत्र कहूंगा। अगर आप सिप का सिलेक्शन कर रहे हैं, नंबर 1, ऑलरेडी अगर सिप में बने हुए हैं, ऑलरेडी अगर आपकी मंथली कोई अमाउंट जा रही है तो उसे बिल्कुल भी ना छेड़िए। ये एक प्रिंसिपल जो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं। और अगर किसी का मून, राहु, ये 2 प्लेनेट अगर किसी के डिस्टर्ब है, यहां मैं पर्सनल होरोस्कोप की बात कर रहा हूं, तो उनको तो बिल्कुल भी सिप से छेड़खानी करनी ही नहीं है। अदरवाइज आप उसका रियल बेनिफिट जो उसका सीएजीआर होता है उसका बेनिफिट आप लूज कर जाएंगे। नंबर 2, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं और सिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप एट प्रेजेंट बिना किसी हिचक के वो सिप स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में जरूर है, बट ये नहीं है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगी, वो कभी भी यू टर्न लेके स्पीडली ऊपर जा सकती है। तो एज मेनी एज यूनिट यू कैन एक्यूमुलेट, आपको वो एक्यूमुलेट करना है, अपना सिप में स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 3 सवाल आता है कि अगर आप सिप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कितने परसेंट से स्टार्ट करें। तो नंबर 3 ये है कि आपको 30 से 40% की सिप स्टार्ट कर देनी चाहिए और बाकी पैसा अपना एफडीज में या किसी भी डेट फंड में पार्क करिए। उसे कैश फ्लो मत रखिए ताकि वो भी आपको 6 to 7% का रिटर्न दे सके। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे मार्केट यहां से 5% डिप होता है, 5% एवरी 5% डिप पे आप मार्केट के अंदर 20% अपने पोर्टफोलियो का ओवर इनफ्लो डालते रहिए। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको 3 रूल बताए हैं अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। 4th क्वेश्चन एक बोनस पॉइंट में आपको देता हूं। कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि या हम सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर सिप स्टार्ट कर लें। फॉर एग्जांपल हमें ऑयल पे बुलिशनेस लग रही है तो क्या मैं रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल या मैं बीपीसीएल के ऊपर स्टॉक सिप कर दूं? तो मैं हमेशा कहता हूं अगर आप सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको स्टॉक के अंदर सिप करनी चाहिए, आपको इंडेक्स के अंदर सिप करनी चाहिए। दिस इज द राइट अप्रोच अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल एडवाइस सर। अब मैं जानना चाहती हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। अब जहाँ पे मैं बैठ के सोच रही हूँ स्मॉल कैप इज वेरी रिस्की और मिड कैप इज मिड बेसिकली, तो क्या आपको लग रहा है लोगों को अभी रिस्क लेना चाहिए? देखिए जब भी मार्केट के अंदर डबल डिजिट करेक्शन होता है तो आपको सबसे पहले एक मूल मंत्र बना लीजिए कि ये जो स्मॉल स्केल जो स्मॉल सेक्टर होता है, स्मॉल कैप जो होता है, उससे आपको दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो स्मॉल कैप होता है ये स्टैंड कर नहीं पाते बहुत बार उस फॉल के दौरान।
तो इसलिए आप अगर स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ब्लू चिप स्टॉक का सिलेक्शन कीजिए और मिड कैप में भी अगर आप जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये ज़रूर देखिए कि स्टॉक सिलेक्शन के 2-3 सिनेरियो होते हैं कि क्या उसका फ्यूचर है, क्या वो एफ एंड ओ में ट्रेडेबल है या फिर ये देखिए कि क्या जो स्टॉक है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं एट प्रेजेंट यही कहूंगा कि स्मॉल कैप को अवॉइड कीजिए, मिड कैप में सिलेक्शन कीजिए, लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम्म, अब यूएस मार्केट्स, अगर यूएस मार्केट्स देखें सर, तो अप्रैल में S&P 500, क्या हमको कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहिए? आई थिंक यूएस इज सच अ रिस्की टाइम टू बी इन्वेस्टिंग। देखिए अगर मैं यूएस में डॉलर की बात करूं तो जो डॉलर इंडेक्स है वो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड उसने स्टार्ट कर दिया है। बिलो 100 वो ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स एंड समवेयर 99 या 98 होगा वो। तो मुझे नहीं लगता कि एट प्रेजेंट यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कल भी जो डोजेंस की अगर मैं बात करूं तो 700 से 750 पॉइंट का उसमें एक बिग फॉल देखने को मिला है और आज मॉर्निंग में एस&पी जो है वो पॉजिटिव था बट अभी इंडियन मार्केट क्लोज होते होते वो भी नेगेटिव हो गया। तो वीक की उसने क्लोजिंग नेगेटिव दी है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में एस&पी एंड डोजेंस के अंदर एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो यूएस के अंदर आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव जब तक ये वॉर का सिनेरियो बन रहा है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो मरकरी, सैटर्न, राहु, सन एंड मार्स, इन 5 प्लैनेट के जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो कॉम्बिनेशन यही इम्पैक्ट बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में ग्लोबली 10 से 12% का अप्रैल के अंदर डाउनफॉल आ सकता है। Right, so that goes for all stocks on the S&P as well, I'm guessing. एग्जैक्टली। Okay, तो इन दिस केस अगर आप टेक स्टॉक्स देख रहे हैं या जो भी स्टॉक्स देख रहे हैं यूएस में, तो प्लीज बी वेरी माइंडफुल कि गिर सकते हैं। आई एम गोइंग टू गो स्ट्रेट टू द टेक अवेज। अगर इन्वेस्टर के पास अप्रैल में फ्रेश कैश हो तो टॉप 3 फोकस एरियाज क्या होने चाहिए गिवन द वॉलेटिलिटी, गिवन द क्रैशेस? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अप्रैल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट तभी कीजिए जब निफ्टी जो है 22,000 के लेवल के नीचे आ जाए तो मार्केट में एंटर करना स्टार्ट कीजिए। और दूसरी बात ये कि कभी भी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो उसे खर्च करना ही है। कभी कभी पैसा बचा के भी रख लेना चाहिए। तो एट प्रेजेंट जो है सिट ऑन योर कैश एंड वेट फॉर द डिप्स। और जो मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं, फार्मा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और रियल एस्टेट सेक्टर को अवॉइड कीजिए। तो थोड़ा सा जो पॉडकास्ट में आज की चर्चा की है उसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ अलाइन कीजिए और अपने कैश का एक 20-20% करके पोर्शन मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। गुड एडवाइस सर। आई वांट टू थैंक यू वंस अगेन रजत जी कि आप ये पॉडकास्ट कर पाए मेरे साथ। इट इज़ गुड we are able to do this podcast on a month basis, so thank you so much. थैंक यू सो मच श्रुति जी। एंड मैं आज के पॉडकास्ट को लेके सच में बहुत एक्साइटेड था जस्ट बिकॉज ये क्योंकि मैं कल रात को कुछ एक एनालिसिस किया तो मैं खुद देख के हैरान हो गया था। वो जो एक हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं वो रिवाइज होने वाले हैं। और मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, मार्केट को एनालाइज कीजिए। शेयर मार्केट में प्लैनेट्स वर्क जरूर करते हैं बट वो हमेशा आपको एक खुली रिपोर्ट बना के नहीं दे देते कि आपको ये करना चाहिए। इसमें डिपेंड करता है आपके लॉजिक्स एंड आपकी प्लैनेटरी पोजीशन। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल डेट ऑफ बर्थ इन्वेस्ट इन द मार्केट एंड मार्केट में आने वाले टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। तो इस पॉडकास्ट में और श्रुति जी के चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में फ्रेश इन्वेस्टर से लेके जो एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है वो किस तरीके से स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकता है। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आपके माध्यम से मुझे ये सारी नॉलेज जो है शेयर करने को मिल जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।